वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां CZMA क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए हैं। तो हम जान लेते हैं जीवों के वर्गीकरण का इतिहास, आखिरकार कहाँ से ये प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हिप्पोक्रेट्स का नाम। हिप्पोक्रेट्स ने आज से बहुत समय पूर्व, बहुत प्राचीन काल की बात है, ये सन 460 से 377 ईसा पूर्व पुरानी बात है। उस समय जीवों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया था। आप सभी जानते हैं 1 ईस्वी को हम लोग ईसा मसीह का जन्मदिन मानते हैं, और उससे भी प्राचीन काल की बात है। तब पहली बार इनके द्वारा प्रयास किए गए थे। इनके बाद अरस्तु आते हैं, डेमोक्रिट्स आते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रयास किए। तो इनके बाद में अगर हम बात कर लें तो एक और हैं डेमोक्रिट्स। इन्होंने भी प्रयास किया जीवों को बांटने का। और पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे हम लोग बातचीत करेंगे अरस्तु की। अरस्तु, जिनको एरिस्टोटल भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं अरस्तु ने स्वतः जननवाद का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3 तरीके अपनाए। एक तो रहन सहन का जो ढंग होना चाहिए, उसके बाद में दूसरा इनका था स्वभाव के आधार पर वर्गीकरण किया, और तीसरा था शारीरिक आकार के आधार पर। शारीरिक आकार के आधार पर इन्होंने अपने वर्गीकरण को अंजाम दिया। इन्होंने इस आधार पर कुल मिला के पक्षियों की बात की है, मछली की बात की है, व्हेल की बात की है। व्हेल आप सब जानते हैं मछली नहीं होती, स्तनधारी होती है। कीटों की भी बात की है। इन सभी की बात इन्होंने की है। आप सब जानते हैं कि व्हेल जो होती है वो स्तनपायी होती है, और कीटों का भी इन्होंने वर्गीकरण किया। तो इन्होंने छोटे छोटे जंतु समूहों को, छोटे जंतु समूहों को 2 प्रकार से बोला है। एक को इन्होंने पेटेरा और दूसरे को डिप्टेरा नाम दिया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं अरस्तु के बाद इनके शिष्य की। तो अरस्तु के शिष्य का जो नाम था बहुत महत्वपूर्ण है, ये थियोफ्रेस्टस अरस्तु के शिष्य हैं। इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक को याद रखिए, कई बार पूछी गई है। इस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, थियोफ्रेस्टस के द्वारा। इन्होंने इस पुस्तक में लगभग 480 पौधों के बारे में चर्चा की है। उस समय इतना ही हो पाया होगा, ज़्यादा आने जाने का भी साधन बढ़िया नहीं होता था, तो इसलिए मुश्किल होती थी उस समय। थियोफ्रेस्टस ने बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं पौधों के ऊपर, इसलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्लिनी द एल्डर की। अब हम लोग चौथे नंबर पे बात कर लेते हैं, अगले हैं प्लिनी द एल्डर। प्लिनी द एल्डर ने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम है नेचुरालिस हिस्टोरिया। इन्होंने अपने पुस्तक में लगभग 1000 पादप प्रजातियों का वर्णन किया है। 1000 पौधों की विभिन्न प्रजातियां जो होती हैं उनके बारे में, 1000 पादपों की प्रजातियों के बारे में चर्चा की है नेचुरालिस हिस्टोरिया नामक पुस्तक में। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जॉन रे की। 5वें नंबर पर अगले हैं जॉन रे ऐसे पहले प्रकृति विज्ञानी थे। कैसे थे तो अभी आगे समझेंगे। ऐसे पहले प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने जाति शब्द का प्रयोग किया। पहली बार जाति यानी कि स्पेसीज शब्द का प्रयोग किया। जाति कह लें या स्पेसीज कह लें, स्पेसीज शब्द का प्रयोग इनके द्वारा किया जाता है। अब
क्या क्या इन्होंने कहा? इन्होंने जाति तथा वंश में अंतर को भी स्पष्ट कर दिया। किसमें अंतर स्पष्ट कर दिया? जाति और वंश में इन्होंने अंतर स्पष्ट कर दिया। इनकी पुस्तक का जो नाम था, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम। आप कहेंगे हिस्टोरिया प्लांटेरम तो थियोप्रेस्टस की पुस्तक का नाम था। हाँ था, लेकिन इनकी ये पुस्तक थी, इसी नाम से थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। लेकिन ये थियोफ्रेस्टस की हिस्टोरिया प्लांटेरम से थोड़ी सी अलग थी। थोड़ी क्या, इन्होंने 480 पौधों के बारे में बताया। इन्होंने 18,000 से ज़्यादा, लगभग में हम लोग बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट में बात हो रही है, 18,000 से भी अधिक जंतु और पादपों दोनों के बारे में बताया। जंतु प्लस पादप दोनों के बारे में इन्होंने विशेष रूप से अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में चर्चा की है। वैज्ञानिक का नाम आप समझ पाए होंगे, जॉन रे है। अगले वैज्ञानिक की तरफ चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 6वें नंबर पे बात कर लेते हैं कैरोलस लिनियस की। कैरोलस लिनियस आप सब जान गए होंगे, द्विनाम पद्धति से इनका नाम जोड़ा जाता है। स्वीडन के हैं। कहाँ के हैं? स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। क्या क्या हैं तो इनके बारे में कहा जाता है ये वनस्पति शास्त्री भी हैं, और दूसरी बात इनके बारे में कही जाती है जीव विज्ञानी भी हैं। वनस्पति शास्त्री एवं जीव विज्ञानी का दर्जा इनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इन्होंने द्विनाम पद्धति, कौन सी पद्धति? द्विनाम पद्धति। इसके बाद में बिटकर आएंगे, वो 5 जगत प्रणाली देंगे। अभी बहुत सारी चर्चाएं करनी बाकी हैं। इनका जो काल है उस काल को भी लिख लेते हैं। इनका जो काल है वो 1760 से 1778 ईस्वी माना जाता रहा है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है, कैरोलस लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी नामक इन्होंने पुस्तक लिखी है। एक एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनते जाइए, समझते जाइए। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं, पहले भी वीडियो में चर्चा इसकी हो चुकी है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के ये जनक माने जाते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कह लें हम लोग, मैं वर्गीकरण विज्ञान के पिता, या फिर कह दें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी इनको कहा जाता है। कैरोलस लिनियस ने संपूर्ण जगत को, यानी कि संपूर्ण जो जीव जगत है, संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्गों में बांट दिया। पहले का जंतु के रूप में और दूसरे को पादप के रूप में इन्होंने बांटा। जंतु के अंदर इन्होंने बहुत सारी कैटेगरी बनाई, यानी कि जंतुओं को भी इन्होंने 6 कैटेगरीज में बांट दिया। ये 6 कैटेगरीज जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पहले में स्तनधारी, दूसरे में अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे इन्होंने रखा पक्षी को, तीसरे नंबर पर उभयचर, चौथे नंबर की अगर बात कर लें तो मत्स्य वर्ग, 5वें नंबर पर कीट, और 6ठे नंबर पर इन्होंने कीड़ों को रखा। ये जंतुओं को इन्होंने 6 प्रकार से बांटा, और निश्चित रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण पहली बार किसी ने क्लासिफिकेशन किया था। और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे द्विनाम के बाद में 3 जगत प्रणाली भी आई। किसने दी उनके बारे में जान लेते हैं। तो अंग्ले हैं वैज्ञानिक हेकल की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हेकल ने आखिरकार क्या किया? तो उन्होंने 3 जगत में इसको बांट दिया, जंतु में, पादप में, और इन्होंने एक और नया समूह बताया जिसका नाम प्रोटिस्टा था। 3 जगत के बाद में चौथे जगत की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि 4 जगत में, ये 3 जगत हो गया। 3 जगत, 4 जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है कोपलैंड का। कोपलैंड ने क्या किया? कोपलैंड ने एक और अन्य जगत जोड़ा, यानी कि जंतु जोड़ा, पादप जोड़ा, प्रोटिस्टा जोड़ा, और इसके अलावा इन्होंने एक जगत जोड़ा, उसका नाम था मोनेरा और जोड़ दिया। इसके बाद आते हैं विटकर ने किया सबसे कुछ हटकर। विटकर ने कुछ हटकर किया। क्या हटकर किया? तो विटकर ने
5 जगत प्रणाली दी, 5 जगत प्रणाली। इस सिस्टम में उन्होंने क्या और ऐसा जोड़ दिया कि 5 जगत हो गए, तो जंतु रहा, पादप रहा, प्रोटिस्टा रहा, चौथा मोनेरा रहा। इसके अलावा इन्होंने कवक भी दिया, कवक भी दिया। तो अगर हम बात करें आर.एच. विटकर द्वारा जीवों का वर्गीकरण किस रूप में किया गया, तो हम लोग अब जानते हैं विटकर के द्वारा जो 5 बातें जो बताई गई हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। मोनेरा पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा, तीसरे नंबर पे कवक, फंगी जिसको बोलते हैं, चौथे नंबर पे बात करेंगे पादपों की, और 5वें नंबर पे बात करेंगे जंतु की। निश्चित रूप से इनको याद कर लीजिए, कई बार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि आखिरकार पूछा जाता है कि बताइए 5 जगत प्रणाली किसने दी। तो आप सब अब जान गए हैं और इस आधार पे आप बता देंगे। अब मोनेरा को भी बांट दिया लोगों ने, किस में बांट दिया, तो उनकी बात कर लेते हैं। बांटने वाले कौन है, तो इनका नाम है वाइस, वाइस इनका नाम है। इन्होंने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरी अगर बात करें तो यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में बांट दिया। 2 बार ये भी बट गया। इसके अलावा भी जीवों को बहुत सारे संघों में बांटा जाता है, संघ बने, विभाग बने, और पादपों में इसी प्रकार से वर्ग बने, गण बने, कुल बने, वंश बनी, और आखिरी में बनी क्या, जाति बनी। अब हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं आगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 2 और लोगों की। इनका नाम है मार्ग्योलिस और दूसरे हैं श्वार्ट्ज। इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिव्यू किया, एक तरीके से समीक्षा की। अब समीक्षा आखिरकार किसकी की, तो विटकर की जो प्रणाली थी इसकी इन्होंने समीक्षा कर डाली। इन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक और दूसरी तरफ 4 यूकैरियोटिक बता दिए, 4 यूकैरियोटिक। क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक में और 4 यूकैरियोटिक में इन्होंने 5 जो विटकर ने बताए थे जीवों का वर्गीकरण को रखा और 4 यूकैरियोटिक जगत में रखे। तो यूकैरियोटिक में इन्होंने किसको किसको रखा, तो इन्होंने कहा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा, इसके अलावा कवक, इसके अलावा पादप और जंतु, व जंतु को इन्होंने यूकैरियोटिक में रखा। किसने यूकैरियोटिक में रखा, तो हमने आपको बताया यूकैरियोटिक में मार्ग्योलिस एवं श्वार्ट्ज ने समीक्षा की और 4 यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु के रूप में यहाँ इन्होंने इनके द्वारा रखे गए। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। वैज्ञानिक नाम अक्सर कर पूछ लिए जाते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो वैज्ञानिक नाम लिखने से पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें उनके बारे में चर्चा करना आवश्यक है। पहले भाग में हम लोग वंश को लिखते हैं और दूसरे भाग में अगर हम बात करें तो हम लोग जाति को लिखते हैं, यानी कि इसे स्पीसीज बोला जाता है और इसे बोला जाता है जेनस। अब होगा क्या, वंश का जो नाम होगा, ध्यान से सुनिए, जो वंश का नाम होगा उसमें पहला लेटर कैपिटल बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा, और जाति का जो नाम होगा वो छोटे अक्षरों से यानी कि स्मॉल लेटर से शुरुआत इसकी करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग हिंदी में इसको कैसे लिखेंगे। अरे भाई, हिंदी में वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन हिंदी के लोगों ने, आप जानते हैं कि जीव विज्ञान नहीं बनाई है, इसीलिए अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से इनको रचा है, तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। यानी कि कैपिटल लेटर में हम आपको एक लिख के दिखाते हैं। जैसे अपने ही बात कर लेते हैं होमो सेपियंस की, हिंदी में तो वही होगा होमो सेपियंस, लेकिन इसको जब हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे तो विशेष ध्यान रखेंगे, एच यहाँ पे हमने कैपिटल लिखी है होमो की, और सेपियंस जब लिखा जाएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ध्यान रखने वाली ये बात है और इसी हिसाब से उन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। तो कुछ महत्वपूर्ण नामों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। तो मानव का नाम अभी हमने देख लिया था, तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे तेंदुआ को।
तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम है उसका नाम होता है पैंथेरा पार्डस। पैंथेरा पार्डस के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं बाघ की। बाघ का जो नाम होता है इसका नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं शेर की। तो शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है इसका नाम है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। मटर की तरफ चलते हैं चौथे नंबर पे। तो मटर का जो नाम होता है इसका नाम है पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम। अब पाँचवें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं बिल्ली की। बिल्ली का नाम होता है फेलिस कैटिस। फेलिस कैटिस। अगले छठवें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं मेढक की। मेढक का जो नाम होता है आप सब जानते होंगे, राना टिग्रीना। सातवें नंबर पे हम लोग इधर देख लेते हैं। सातवें नंबर पे हम लोग बात करेंगे धान की। धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम है ओराइजा शटाइवा। आठवें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं सरसों की। सरसों का नाम होता है ब्रेशिका कैम्पेस्ट्रिस। नवें नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं चने की। तो चने का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसका नाम है सिसिर एरिएटिनम। सिसिर एरिएटिनम चना का नाम होता है। 10वें नंबर पे बात कर लेते हैं हम लोग गेहूं की। गेहूं को आप लोग अच्छे से जानते होंगे, इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम हो गया। 11वें नंबर पे बात कर लेते हैं गाय की। गाय का नाम होता है बोस इंडिकम। इंडिकस बोला जाता है, बोस इंडिकस। हम लोग बात कर लेते हैं 12वें नंबर पे आम की। आम का जो वैज्ञानिक नाम है इसका नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ये कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नाम थे। इसके अलावा हम लोग अब दूसरी तरफ चलेंगे। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं मोनेरा जगत की, जिसके बारे में हमने अभी जाना था। मोनेरा जगत में क्या महत्वपूर्ण है जान लेते हैं। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक इसके अंदर रखे गए हैं। अब होता क्या है, प्रोकैरियोटिक की पहचान क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। इनके कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक नहीं होगा। केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित रहता है। अब हम दूसरे रूप में अगर इसी बात को कहें तो कह देंगे डीएनए। और डीएनए जो होगा कोशिका द्रव्य से, ध्यान से सुनिए, डीएनए कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा, कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा पृथक नहीं होता। आप एक बार फिर से सुन लीजिए, थोड़ी सी हो सकता है बात ना समझ में आई हो। एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा जगत से। मोनेरा जगत को एक कोशिकी यानी कि प्रोकैरियोटिक में रखा गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रक क्या होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं केंद्रक नहीं होगा। केंद्रक ना होने का मतलब ये हुआ कि डीएनए, जो आनुवंशिक पदार्थ भी कहा जाता है, डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए जो होगा कोशिका द्रव्य से केंद्रक कला द्वारा पृथक नहीं होता है। इसकी ये पहचान है मोनेरा जगत की, केंद्रक कला द्वारा पृथक नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा क्या आखिरकार, अगर केंद्रक कला द्वारा पृथक नहीं होगा तो ये एक अनिश्चित आकार के, तो क्या होगा, ये एक अनिश्चित आकार के केंद्राभ के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में, केंद्राभ के रूप में ये पाया जाता है। अब जान लेते हैं कि मोनेरा जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो आपने अभी देखा था, हमने बताया था। तो मोनेरा जो जगत है 2 प्रकार से हम लोग इसको बांटेंगे।
पहला और दूसरा, पहले नंबर पे हम लोग बात करेंगे आर्की बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया, और दूसरे नंबर पे आप जानते हैं किसकी बात होगी, यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया कहें अथवा इसको हम लोग बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया। और अगर हम ऊपर की बात करें आर्की बैक्टीरिया को हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं, अथवा आर्किया, इसको क्या कहा जाता है, या तो हम इसको आर्की बैक्टीरिया बोले या फिर आर्किया के नाम से भी ये जाना जाता है। अब इसके अंतर्गत यू बैक्टीरिया की अगर बात करें, यू बैक्टीरिया के अंतर्गत हम लोग बात करते हैं वास्तविक जीवाणु की, वास्तविक जीवाणु की हम लोग चर्चा करते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया भी यहीं पे आ जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया अगर आप जानते होंगे वैसे तो, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। साइनोबैक्टीरिया कहें या फिर हम इसको कह दें नील हरित शैवाल को पादप जगत के अंतर्गत, किसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, तो पादप के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। मोनेरा जगत के जो जीव हैं, मोनेरा जगत के जो जीव हैं वो विभाजन, विखंडन, विभाजन कहें अथवा विखंडन कहें एक ही बात होती है, तथा बीजाणु द्वारा क्या करते हैं, बीजाणु द्वारा जनन करते हैं, बीजाणु द्वारा इनका क्या होगा, जनन करते हैं। इसके अंतर्गत यानी कि मोनेरा जगत के अंतर्गत दोनों प्रकार के जीव आते हैं, एक सुपोषी और एक विषमपोषी, यानी कि सुपोषी भी होंगे और विषमपोषी भी होंगे। अब विषमपोषी और सुपोषी आप सब जानते हैं, जो अपना भोजन बना लेते हैं, सुपोषी ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है, एक को बोला जाता है हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। अब नील हरित शैवाल कई बार पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल सुपोषी है कि नहीं, तो हम बात कर लेते हैं नील हरित शैवाल की, जो टोटल रूप से सुपोषी है। नील हरित शैवाल कैसा होता है, सुपोषी होता है। और जितने भी जीवाणु होते हैं वो लगभग अधिकांश रूप से परपोषी जीव के अंतर्गत आते हैं, यानी कि भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो अब डिटेल में जान लेते हैं जीवाणुओं के बारे में, विशेष चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो एक एक करके हम लोग जीवाणु के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं जीवाणु के बारे में। तो जो जीवाणु होता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आप सब जानते होंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब, तो 1676 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज कर डाली। अब इसी के कारण एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में जीवाणु के बारे में जानते हैं कि एक कोश की सरल जीव हैं कि नहीं, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक कोश की सरल जीव होते हैं। ये तो अभी हाल हमने जाना था, एक कोश की ये सरल जीव होते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रक होगा कि नहीं होगा, तो हम लोग पहले से जान चुके हैं। इनके अंदर केंद्रक जो होगा बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है ना। जीवाणुओं को सर्वव्यापी कहा जाता है। जीवाणुओं को क्या कहा जाता है, सर्वव्यापी। सर्वव्यापी इंग्लिश का एक बढ़िया शब्द है ओमनी प्रेजेंट, यानी कि हर जगह उपस्थित हैं। ओमनी प्रेजेंट इनको बोला जाता है। हर जगह से मतलब क्या हो गया, ये जो होंगे जल में मिल जाएंगे, आपको मिट्टी में मिल जाएंगे, जीवों के अंदर भी मिल जाएंगे, जीवों के बाहर भी मिल जाएंगे, इसके अलावा पौधों में भी मिल जाएंगे। हर जगह इनकी उपस्थिति देखी जाती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाए जाते हैं। इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ भी पाया जाता है। इनके अंदर क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ यहाँ पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ की हम लोगों ने बात की। अब
थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाते हैं। जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो किस प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, अब समझ लेना एक ही शब्द है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है कोशिका भित्ति। अब कोशिका हम लोग झिल्ली की बात कर लेते हैं साथ साथ में, कोशिका भित्ति के बाद में कोशिका झिल्ली की बात कर लेते हैं। कोशिका जो झिल्ली होगी वो बनी होती है प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से, प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड से ये बनी होती है कोशिका झिल्ली। किसकी? तो जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। और बहुत सारे जो जीवाणु होते हैं आपने जाना था अभी, विषमपोषी होते हैं और कुछ स्वपोषी भी होते हैं। और जो स्वपोषी होते हैं वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण, स्वपोषी होंगे तो क्या करेंगे, अपना भोजन खुद ही बनाएंगे। किससे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण और रासायनिक संश्लेषण से खाना अपना बना लेते हैं। रासायनिक संश्लेषण से अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी जीवाणु देखे जाते हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से मृतोपजीवी होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होंगे, मृतोपजीवी, यानी कि मरने के बाद में वो अपना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो इसके अंतर्गत कुछ नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मृतोपजीवी में एजोटोबैक्टर जीवाणु की, ये मृतोपजीवी है। और कुछ तो होते हैं सहजीवी। कैसे होते हैं? सहजीवी। सहजीवी का भी उदाहरण लिख देते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम, ये सहजीवी का एक उदाहरण हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं जीवाणुओं में जनन को। जीवाणुओं में जनन, जीवाणुओं में वो जनन होता है वो द्विविभाजन पर आधारित होता है। इसे अलैंगिक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है जिसकी दो विधियां हैं। पहली विधि है संयुग्मन और दूसरी विधि का नाम है रूपांतरण। अब जान लेते हैं संयुग्मन में क्या होगा। तो इसके अंतर्गत दो कोशिकाओं के जुड़ने से, दो कोशिकाओं के जुड़ने से आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान संयुग्मन कहलाता है। अब दूसरी तरफ हम लोग जान लेते हैं रूपांतरण, आखिरकार हम लोग किसको कहेंगे। रूपांतरण में होता यह है कि वह माध्यम से डीएनए, वह माध्यम से डीएनए लेकर, वह माध्यम से क्या लेकर, डीएनए लेकर आनुवांशिक पदार्थ में, आनुवांशिक पदार्थन रूपांतरण कहलाता है। आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन क्या कहलाएगा? रूपांतरण कहलाएगा। अब कुछ और विशेष जीवाणुओं की हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ जीवाणु ऐसे भी हैं, उनके बारे में जान लेते हैं कैसे हैं। देखिए कैसे हैं जीवाणु। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड
गैसों की उपस्थिति में, इन गैसों की उपस्थिति में करते क्या है, तो अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल का निर्माण इनके द्वारा किया जाता है। इस आधार पर भी इनका वर्गीकरण हो गया। इस आधार पर जो वर्गीकरण है वो निम्न है, देख लेते हैं इस आधार पर वर्गीकरण जो होगा किस प्रकार से होगा। इसके अंतर्गत पहले नंबर पे हम लोग चर्चा करेंगे मीथेनोजेंस की। मीथेनोजेंस क्या है, ऐसे ही हम इसका उदाहरण एक दे देते हैं। इसका उदाहरण है मीथेनो बैक्टीरिया। इसका उदाहरण है मीथेनो बैक्टीरिया। होगा क्या, ये जीवाणु मीथेन का निर्माण करते हैं और इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं जानेंगे। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे थर्मो एसिडोफिल्स की। एसिडोफिल्स की, थर्मो एसिडोफिल्स जो है, इसका जो उदाहरण होगा, इसका नाम है सल्फोलोबस। इसके अंतर्गत क्या है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ये जीवाणु अत्यधिक उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण के प्रति अनुकूल होते हैं। किसके अनुकूल होंगे, तो आपने जाना उष्ण एवं अम्लीय पर्यावरण होगा तो वहाँ पे इनका पाया जाना बिल्कुल स्वाभाविक होता है। तीसरे नंबर पे हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं हैलोफिल्स की। हैलोफिल्स आप जान गए होंगे, जैसा कि नाम से ही संबंधित है। ऐसे जीवाणु जो अत्यधिक नमक की सांद्रता वाले जल में रहते हैं। अत्यधिक जहाँ नमक की सांद्रता होगी वहाँ इनका पाया जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण हो गया बैक्टीरियम इसका उदाहरण है। अब हम लोग जान लेते हैं जीवाणु का महत्व क्या है, आर्थिक रूप से क्या महत्व है। इसके बाद में हम लोग इनकी हानियों को भी जानेंगे। तो हेडिंग बना लेते हैं जीवाणुओं से लाभ। जीवाणुओं से लाभ, आखिरकार इनसे क्या लाभ है, तो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने में इसका उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण है राइजोबियम। इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, पढ़ा भी होगा कई बार। ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को, वायुमंडल से क्या करेगा, नाइट्रोजन को ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेता है, जिससे मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है राइजोबियम के द्वारा। अब दूसरे की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये क्या करता है, दूध को दही में बदलता है। दूध को दही में बदलने का इसके द्वारा काम किया जाता है। अब जैविक खाद का उत्पादन भी इसके द्वारा किया जाता है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं जैविक खाद का उत्पादन। जैविक खाद का उत्पादन किया जाता है। जो मीथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो कृषि अपशिष्ट को, कौन पढ़ा था, मीथोजेनिक जो बैक्टीरिया होंगे क्या करेंगे, कृषि में जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट होता है, गोबर होता है, इन सभी से, यानी कि अगर बात करें अपशिष्ट पदार्थ हो या फिर गोबर हो, इसके द्वारा इसको क्या करना, इनको खाद में बदल देना। आप जानते हैं कि गोबर तुरंत की तुरंत क्या होता है, तुरंत के तुरंत निश्चित रूप से खेतों में नहीं डाला जाता है। जब उसका समय हो जाता है 6 महीने 1 साल, इसके बाद ही खेतों में इसको डाला जाता है और वही कारगर होता है। आप सब जानते होंगे, अगर आप गांव से संबंधित हैं तो निश्चित रूप से ये सब बातें आप जानते होंगे। चौथे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं अपमार्जक की। अपमार्जक की भूमिका में भी इनको देखा जाता है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाणु की चर्चा करेंगे, इसका नाम है स्यूडोमोनास। नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास करता क्या है, तो कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट आखिरकार होते क्या हैं, तो इनको भी हम लोग जान लेते हैं। पहले तो कार्बनिक अपशिष्ट आखिरकार हैं क्या, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो जंतुओं का जो मल होता है, जंतुओं का
मल, गिरी, पत्तियाँ, मांस, क्या होगा? तो जंतुओं का मल, इसके अलावा मांस की हम लोग बात कर लेते हैं। इसके अलावा जितनी पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं, यानी कि गिरी हुई पत्तियों के बारे में भी कार्बनिक अपशिष्ट इनसे प्राप्त होता है। क्या करना? स्यूडोमोनास का काम क्या है? अब अपनी मूल बात पे आ जाते हैं। तो कार्बनिक अपशिष्ट को अपघटित करना, अपघटित करना, अपघटित करके क्या करना? भोजन प्राप्त करना। अब भोजन प्राप्त कर लेगा स्यूडोमोनास, लेकिन इससे ये क्या, ये कर जाएगा प्रकृति को स्वच्छ, प्रकृति को क्या कर दिया जाएगा? स्वच्छ कर जाएगा। यानी कि वातावरण को स्वच्छ रखने में ये बहुत महत्वपूर्ण स्यूडोमोनास भूमिका निभाता है। आप समझ गए, यानी कि मांस है, गिरी हुई पत्तियां हैं, जंतुओं का मल है, इन सबको खत्म करने का जुम्मा स्यूडोमोनास नामक जीवाणु ने संभाल रखा है। 5वें नंबर पे जान लेते हैं आखिरकार जीवाणुओं से क्या लाभ है। तो रेशों की गुणवत्ता, रेशों की गुणवत्ता का निर्धारण भी इनके द्वारा किया जाता है। यानी कि कोई रेशा कितना अच्छा है, इसके द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो पहले का नाम है जीवाणु का क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम, और दूसरा अभी हम लोग हाल फिलहाल में पढ़े थे, इसका नाम स्यूडोमोनास है। अब ये करते क्या है? तो ये जीवाणु जो होते हैं क्या करेंगे? तने से, तने एवं पत्तियों, तने एवं पत्तियों के जो ऊतक होते हैं, कैसे प्रकार के ऊतक होंगे? तो कोमल, कठोर ऊतक नहीं, कैसे ऊतक होने चाहिए? कोमल ऊतकों से रेशों को अलग करने का जुम्मा इनका होता है, रेशों को पृथक करने का जुम्मा इनका होता है। अब हम लोग जान लेते हैं 6वें नंबर पे चाय और कॉफ़ी के उपचार में भी, चाय कॉफ़ी के का उपचार जो होता है उनमें भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कैसे? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार कौन सा ऐसा जीवाणु है जो ऐसा कर पाता है। इसका नाम है बैसिलस मेगाथीरियम। बैसिलस मेगाथीरियम जो होता है वो चाय की पत्ती, चाय की पत्ती हो, चाय की पत्ती, या फिर कॉफ़ी की हम लोग बात कर लें, कॉफ़ी बीन्स की, कॉफ़ी बीन्स की कड़वाहट को कम कर देता है, कड़वाहट, कड़वाहट को कम करने का ये काम करता है। इसके बाद में 7वें नंबर पे हम लोग काम जान लेते हैं प्रतिजैविकों का उत्पादन करना, प्रतिजैविकों का उत्पादन। अब प्रतिजैविकों का उत्पादन कैसे? जीवाणु जो होते हैं किण्वन के माध्यम से, किसके माध्यम से? किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिजैविक बना लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम कहें, स्ट्रेप्टोनोडेशन का निर्माण किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोक्स ग्रीसिस से। स्ट्रेप्टोनोडेशन का जो निर्माण होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोक्स ग्रीसिस से। इसी प्रकार से हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, इसका नाम है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन का जो निर्माण होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस थ्यूरीथ्रिड से, थ्यूरीथ्रिड से इसका निर्माण किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं जीवाणुओं से होने वाली हानियों के बारे में। अब जान लेते हैं जीवाणु से होने वाली हानियों के बारे में। पहली तो है भोजन को विषाक्त बनाना, भोजन की विषाक्त जो हो जाता है, विषाक्तता जो होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें जो होता है जीवाणु, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनिस। तो इसमें जो होता है बैक्टीरिया, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटिनियम, और दूसरे का नाम है स्टेफाइलोकोकस, दूसरे का नाम है स्टेफाइलोकोकस। इसके द्वारा भोजन हो जाता है खराब, यानी कि विषाक्त हो जाता है, खाने योग्य नहीं रहता है। दूसरे नंबर पर हम लोग लिख लेते हैं हानि को, इसका नाम है विनाइट्रीकरण,
विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण की अगर बात कर लें तो थायोबैसिलस, कौन कौन, थायोबैसिलस हो, या फिर दूसरा इसका सहयोगी है बैसिलस। ये क्या करते हैं, तो जीवाणु में मृदा जो उपस्थित होती है, मृदा में ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा में नाइट्रेट, मृदा में उपस्थित नाइट्रेट, या फिर बात कर ले अमोनियम यौगिकों की, अमोनियम यौगिकों को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदलने का काम करते हैं। थायोबैसिलस एवं माइक्रोबैसिलस मृदा में उपस्थित नाइट्रेट अमोनियम को स्वतंत्र नाइट्रोजन में बदल देते हैं। अब स्वतंत्र नाइट्रोजन में जब ये बदल देंगे तो क्या होगा, निश्चित रूप से भूमि की उर्वरता जो होगी, उर्वरता निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। इसके बाद में हम लोग तीसरी हानि की तरफ चलते हैं। हानि का नाम है विसल्फीकरण। विसल्फीकरण में जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम है डिसल्फोविब्रियो। जो जीवाणु होता है ये करता क्या है, सल्फेट हाइड्रोजन सल्फाइड में बदल देता है, अब जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड में ये बदल जाएगा वैसे ही भूमि की जो उर्वरता होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। अब इसके बाद में इससे रोग भी होते हैं, आप सब जानते हैं जीवाणुओं से रोग होते हैं। तो चौथे नंबर पे हम लोग जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करेंगे। जीवाणु से रोग होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मनुष्यों में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे हैजे की। हैजा जो फैलता है, किससे फैलता है, तो इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी से हैजा फैल जाएगा। दूसरे नंबर पे कुष्ठ हो जाएगा। कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं इसके द्वारा। कुष्ठ रोग में जो होता है बैक्टीरिया उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसके द्वारा कुष्ठ रोग हो जाता है। अब थर्ड नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं तपेदिक की। तपेदिक जो होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से हो जाता है तपेदिक। अब वनस्पतियों में भी बहुत सारे रोग होते हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। वनस्पतियों में जो रोग होते हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। जीवाणु से जो रोग फैलते हैं वनस्पतियों के अंतर्गत, तो हम लोग लिखते हैं आलू का रोग। आलू में एक रोग हो जाता है, इसका नाम है शैथिल्य रोग जो फैलता है इसका कारण जो होता है जीवाणु, उसका नाम है स्यूडोमोनास सोलेनिसीएरम। इससे आलू में शैथिल्य रोग हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं, दूसरा है फलों में क्राउन गाल रोग। अब इस रोग के लिए जो जिम्मेदार है उसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस इसके लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, तो फलों में क्राउन गाल रोग जो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसियंस से हो जाता है।